मेरा नाम है जागृति पांडे और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय समझने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अध्याय को शुरू करने से पहले हम इस अध्याय के नाम का मतलब समझेंगे। इसका नाम का मतलब क्या निकल रहा है, इसे पढ़ने से पहले हम अध्याय के नाम का मतलब समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है, यूरोप एक महादेश है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रवाद यानी कि देशभक्ति। राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है देशभक्ति। तो ये बोलना क्या चाह रहा है आपका अध्याय का नाम कि यूरोप के जितने भी देश हैं, उस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, यानी जितने भी यूरोपीय लोग हैं, उन लोगों के मन में राष्ट्रवाद या देशभक्ति की भावना कैसे जगी, क्या कारण रहा, इन सभी चीजों के बारे में हमें इस वीडियो में ही नहीं बल्कि इस पूरे अध्याय में समझने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का जन्म कहाँ हुआ। तो राष्ट्रवाद की भावना का सबसे पहले जन्म फ्रांस में सन 1789 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रवाद मतलब सबसे पहले लोग इकट्ठा होकर के अपने देश के बारे में सोचना कब प्रारंभ किए थे, तो 1789 में एक क्रांति हुई थी फ्रांस में जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। इस क्रांति में फ्रांस की पूरी जनता एक होकर के राजा के विरुद्ध लड़ी थी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रवाद का कारण। देखिए, जब जनता एक होकर के लड़ेगी तो हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब लोग एक होकर के लड़ना स्टार्ट कर दें, अपने देश के प्रति सोचना स्टार्ट कर दें, तो उसी को हम कहते हैं कि भाई राष्ट्रवाद की भावना भड़क चुकी है। तो वही बोल रहा है कि राष्ट्रवाद का कारण क्या था, तो निरंकुश शासन। आखिर भाई फ्रांस की जनता ने क्रांति 1789 में क्यों की, फ्रांसीसी क्रांति क्यों की? क्योंकि हम जानते हैं कि आज कई 100 साल पहले यहाँ हमारे पूरी दुनिया में राजा और रानी का शासन होता था, बड़े दुराचारी होते थे। तो उनके इस अत्याचार से बचने के लिए पूरी फ्रांस की पूरी जनता ने सन 1789 ईस्वी में क्रांति छेड़ दी, आर पार की क्रांति छेड़ दी थी, फ्रांसीसी क्रांति छेड़ दी थी, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का यही कारण था कि निरंकुश शासन से बचने के लिए लोगों ने क्रांति की, और लोग तभी ना क्रांति कर पाएंगे जब लोग एक होंगे, और हम जानते हैं कि जब लोग एक होंगे तो राष्ट्रवाद भड़केगा ही भड़केगा। उसके बाद फ्रांस में राष्ट्रवाद क्यों जगा, तो भाई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के लिए ही तो जगा। अब बात करते हैं कि उस समय जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी, उस समय राजा कौन था फ्रांस का, तो लुई 16वां जो कि बुर्बो राजवंश का राजा था, वो उस समय 1789 ईस्वी में था फ्रांस का राजा। अब आप सोचिए, लुई 15वां होगा, लुई 14वां होगा, ऐसे करते करते लगभग 14 से 15 राजाओं के दुराचारी व्यवहार को ये फ्रांस की जनता आखिर कैसे सह रही होगी। ना ही सिर्फ फ्रांस की जनता, लगभग पूरी दुनिया सह रही होगी। लेकिन कह रहे हैं कि जब जनता एक बार आर और पार की लड़ाई में उतर आए तो शासक कितना भी दुराचारी और कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपने शासन की गद्दी छोड़ ही देनी पड़ती है। अब देखिए, जब फ्रांस की जनता ने 1789 में क्रांति की और फ्रांस की गद्दी से लुई 16वें को हटा दिया, तो उतनी समय क्या था कि 1789 के बाद में तानाशाही खत्म। भाई जब राजा हट गया तो तानाशाही खत्म, अब सब बिल्कुल आराम से चल रहा था। राजा हट गया यानी सब बिल्कुल शांत हो गया। अब बात करते हैं कि क्रांति के समय किए गए कार्य। भाई ऐसे थोड़ी ना क्रांति हो गई होगी कि आप सब लोग मिलकर के क्रांति करते हैं। क्रांति करते हैं तो क्या क्रांति में करेंगे, आखिर क्रांति कर रहे हैं तो कुछ काम ही तो कर रहे होंगे। तो क्या क्या काम किए उन लोगों ने क्रांति के समय कि जिससे उन्हें पूरी विजय मिल पाई। तो सबसे पहला काम था सामूहिक पहचान बनाई, सामूहिक पहचान को बढ़ावा दिया गया। सामूहिक पहचान बढ़ाई, लोगों में भाईचारा बनाए कि भाई तुम्हारी भी समस्या एक है, मेरी भी समस्या एक है, तुम अकेले लड़ोगे तुम नहीं जीत पाओगे, हम अकेले लड़ेंगे नहीं जीत पाएंगे। यदि हम सब लोग एक होकर के लड़ेंगे ना तो ये राजा हल्का पड़ जाएगा, ये राजा हम इस पर भारी पड़ जाएंगे और हम अपनी स्वतंत्रता को इससे छीन पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम किया गया पितृभूमि और नागरिकता जैसे विचार। लोगों के बीच में पितृभूमि की है, भाई ये हमारी जन्म की भूमि है, हमारे पितरों की भूमि है, ये हमारी जमीन है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, इसे कोई कैसे छीन सकता है। पहले ऐसा होता था ना कि राजा जिसका मन करे उसका घर ले लेता था, जिसका मन करे उसकी बेटी को उठा ले जाता था, जिसकी भी स्त्री को चाहे जिस तरीके का दुराचारी व्यवहार कर देता था, तो ये सारी चीजें करता था। तो ऐसे भावनाओं से बचने के लिए लोगों में एक भावना है कि भाई पितृभूमि ये हमारी जमीन है, ये हमारा घर है, वो राजा क्यों लेगा। दूसरा, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम फ्रांस के लोग हैं, हम फ्रांस के नागरिक हैं, वो होता कौन है हमारे ऊपर शासन करने वाला, हम भी एक खुली जिंदगी जीने के लिए आए हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद समान झंडा।
अच्छा, समान झंडा फ्रांस में ना उस समय जितने भी छोटे छोटे फ्रांस के अंदर जितने छोटे छोटे इलाके होते थे उन सबके अपने अलग अलग झंडे होते थे और कोई इलाका किसी दूसरे इलाके के झंडे का कोई कदर ही नहीं करता था। तो एक चीज बोला गया फ्रांस की क्रांति के समय कि भाई पूरे फ्रांस के लोगों के लिए एक अकेला झंडा होना चाहिए जिसका सम्मान पूरे फ्रांस का इंसान करे, फ्रांस की हर जनता उस झंडे का सम्मान करे। तो एक झंडा बनाया गया, तो झंडा हमारे तिरंगे से बिल्कुल थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। उसके बाद की बात करते हैं क्रांति के बाद किए गए कार्य। ये तो क्रांति के समय किए गए कार्य, यही कार्य तो किए जो इन्होंने क्रांति को सफल बना दिया और राजा को उस गद्दी से हटा दिया। अब बात करते हैं कि क्रांति हो गई, राजा गद्दी से हट गया, अब उसके बाद क्या हुआ। तो क्रांति के बाद कौन से कार्य किए गए? लुई 16वां 1793 में मार दिया गया था, ठीक है, हट गया था, तो गुलेटिंग से मार दिया गया था, जनता के द्वारा खुलेआम मारा गया था। वो बहुत दर्दनाक मौत हुई थी, लेकिन ठीक हुआ। इतना जनता को सता रहा था, इतना तो उसका तय था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी मोहिनी एंतोएतेन जी को भी मार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रांति के बाद किए गए काम। क्रांति हो गई, राजा हट गया, अब कोई तो चाहिए ना फ्रांस के कानूनी व्यवस्था का कमान संभालने के लिए। तो इस चीज के बारे में भी थोड़ी विचार रखे गए लोगों के बीच में। तो वही बोल रहे कि क्रांति हो गई, राजा हट गया, उसके बाद कौन कौन से काम किए गए फ्रांस में। तो पहला काम जो किया गया महत्वपूर्ण था, नया संविधान। फ्रांस में एक नया संविधान बनाया गया। संविधान क्या है? संविधान एक किताब होती है, एक कानूनी किताब होती है जिसके हिसाब से किसी देश की कानून व्यवस्था चलती है, ठीक है। उसके बाद समान अधिकार। एक और चीज बोला गया कि भाई फ्रांस में पहले क्या होता था, जब राजा रानी का शासन होता था, बड़े लोगों को बड़ी विशेषाधिकार मिलते थे, बड़े लोगों को बड़ा समझा जाता था, छोटे लोगों को छोटा समझा जाता था। कहने का मतलब है कि समान अधिकार नहीं था। यदि कोई अमीर बच्चा किसी गरीब बच्चे को मार दे तो कानून के सामने यानी राजा के सामने ले जाने पे उस गरीब बच्चे की ही गलती दे दी जाती थी, अमीर होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता था। तो ऐसा नहीं किया गया। क्रांति के बाद एक जो नया संविधान बना, इस संविधान के अंदर पहली बात लिखी कि समान अधिकार, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, क्या या फिर वो काला हो या फिर वो गोरा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मतलब कोई भी जाति का हो, उसे समान अधिकार मिलेगा। वो जनता, वो कोई भी हो, कानून की नजर में बिल्कुल समान रहेगा, ये बात बोली गई। सामंती व्यवस्था क्या थी? पहले क्या होता था उस समय ना कि जो बड़े बड़े किसान होते थे वो छोटे गरीब किसानों से काम करवाते थे, और काम करवाते थे तो कभी कभी पैसे भी नहीं देते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा सताते थे। जानबूझकर के अपना काम कराते थे, उसके बदले एक रुपये भी नहीं उन्हें देते थे। इस चीज़ को खत्म किया गया कि भाई अगर काम करा रहे हो तो पैसा दो, पैसा नहीं दोगे तो काम कोई नहीं करेगा, ये चीज़ चाहिए। स्टेटस जनरल क्या होता था? ये एक जैसे हमारे यहाँ संसद है जहाँ पे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, जनता की कह सकते हैं कि जनता की इच्छाओं को लेकर के। तो उसी तरीके का स्टेटस जनरल था। पहले जब राजा रानी होते थे तो स्टेटस जनरल था। स्टेटस जनरल में क्या होता था कि राजा के ही प्रिय लोग वहाँ पे कह सकते हैं कि बैठे रहते थे, राजा के ही चाटुकार वहाँ रहते थे। तो वो जनता की क्या बातें सुनेंगे, वो तो राजा को ही बोलेंगे हाँ जो आप कर रहे हैं राजा जी, जो आप कर रहे हैं वो बहुत सही है, बहुत परफेक्ट है, वो ही सबसे बेहतर है, ठीक है। तो स्टेटस जनरल को हटाया गया। स्टेटस जनरल को हटा करके नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। नेशनल असेंबली में एक बुद्धिजीवी इंसानों को चयनित किया गया जो सच में कानून व्यवस्था को चला सकें, उन्हें चुना गया, जो सबको एक नजरिए से देखें, किसी को विशेषाधिकार न दे, वो सबके दुख सुख को समझे। ऐसे लोगों को हम नेशनल असेंबली में भेजा गया, ठीक है, कानून बनाने के लिए। आयात निर्यात शुल्क समाप्त। भाई जैसे आयात निर्यात में आयात माना आने वाला, निर्यात मतलब जाने वाला। जैसे कि ये फ्रांस है, फ्रांस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे देश क्षेत्र हैं फ्रांस के अंदर। जैसे कि हम अपने देश की बात करें, हम इंडिया में हैं, मान लीजिए हम यूपी से हैं, हम कोई सामान बिहार में ले जा रहे हैं तो उसमें जो टैक्स लिया जाता था बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके, या तो बिहार से ले आते थे यूपी में तो बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद नाप तोल की समान व्यवस्था। जैसे कि वही एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे यहाँ यूपी में 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, तो ऐसा नहीं कि बिहार वाला कहे नहीं भैया हमारे यहाँ तो 1200 ग्राम में 1 किलो होगा, ऐसा नहीं है। फ्रांस में अगर है तो फ्रांस के सभी टुकड़ों में, फ्रांस के सभी छोटे छोटे क्षेत्र में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, फ्रांस के हर कोने में नाप तोल की एक ही व्यवस्था रहेगी। ये चीज़ भी हम फ्रांस के संविधान में
लिखा गया। अगली बात की समान कर व्यवस्था, जो टैक्स देते थे ना, उन्हें सबको एक ही बराबर दिया जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि अमीर है तो आप कम टैक्स दो, गरीब हो तो आप ज़्यादा टैक्स दो, ऐसा नहीं था कि टैक्स लिया नहीं जाता था। हालांकि बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, उसे थोड़ा कम किया गया। तो एक जो विशेष अधिकार मिलता था पहले राजा रानी के शासन में अमीरों को, कि भाई आप अमीर हैं आप ज़्यादा टैक्स दीजिए, सॉरी आप अमीर हैं तो आप कम टैक्स दीजिए, और आप गरीब हैं तो आप ज़्यादा टैक्स दीजिए। इस चीज़ को थोड़ा खत्म किया गया। भाई कानून के सामने सब बराबर है, जितना अमीर को देना पड़ेगा उतना गरीब को भी देना पड़ेगा, जितना गरीब को देना है उतना अमीर को भी देना पड़ेगा। राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच को वहाँ की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी। इसके साथ साथ में मर्सिले एक राष्ट्रगान होता था, जो फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। मर्सिले गीत होता था जो सैनिक उसे सुनते थे और बहुत जोश उनके अंदर आ जाता था और वो लड़ाइयाँ लड़ पाते थे। मर्सिले को वहाँ का राष्ट्रगान बनाया गया। इसके बाद आएंगे नेपोलियन भैया, तो उसकी वीडियो हम अलग बनाएंगे जिसमें हम पूरा नेपोलियन के बारे में समझेंगे, साथ में वियना संधि के भी बारे में समझेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए, इस वजह से इसके आगे नहीं जाएंगे। नेपोलियन की एक अलग वीडियो रहेगी, तो आप उसे जरूर देखें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे नेपोलियन के उदय से, ठीक है। नेपोलियन क्या है, कौन है, कैसे आया, क्या था उसका रोल, क्या था इस पूरे चैप्टर में, ये सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।